नमस्कार दोस्तों। सोचा मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो अभी कुछ दिन पहले मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे वीडियो में बना रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ 10 में से 7 राज्यसभा जो सांसद है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसमें राघव चड्ढा के साथ 6 और राज्यसभा के सांसद थे, जिसका कोई उम्मीद भी नहीं था। पहले कोई मीडिया में ऐसा कोई चर्चा भी नहीं था और अचानक से ऐसा हुआ है। और मैं काफ़ी दिनों से इस पे वीडियो भी बना रहा था, तो मैं उसी को देखते हुए आज इसके बारे में बात करूंगा कि कैसे अचानक ये डेवलपमेंट हुआ। और ऐसे अगर आप देखोगे, आप न्यूज़ जो अगर आप देखते ही होगे न्यूज़, और आपने ये देखा होगा कि काफ़ी कुछ दिनों से ज़्यादातर जो बात था वो राघव चड्ढा को लेकर के किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ बगावत किया। और एक एक आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, जो पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने एक एक करके वीडियो बनाया, बहुत सारी बातें की। और उनको ये लग रहा था कि भाई ये पार्टी लाइन के साथ चल नहीं रहे, पार्टी के साथ नहीं चल रहे, और इसके कारण उनको उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द कर दिया। और कुछ दिन के बाद ये खबर आई कि भाई बीजेपी के पाले में चले गए, और अकेले नहीं गए, उसके साथ उनके साथ 6 और राज्यसभा सांसद चले गए, जिसका कोई जिक्र नहीं था। अचानक से ये सारी बातें हुई। अब मुझे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अब वो जो 6 और राज्यसभा सांसद गए, उसके बारे में कोई भी अलग अलग वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ एक का बनाया था। और राघव चड्ढा का जहां तक बात है बीजेपी में जाने की, तो ये इसका जो सुगबुगाहट है, ये आपने देखा होगा। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उनका जो शादी हुआ था उस समय से ये सारी बातें चल रही थी कि इतना लेविश वेडिंग कैसे हुआ, एक सांसद, इतनी महंगी शादी, ये सब सारी चीजों को लेकर चल रहा था। देखो, बीजेपी तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखोगे तो सिर्फ चुनाव लड़ना यहाँ तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है और जो उनका काम है, उसमें वो निपुण है। मतलब कैसे वो सामने वाले को बोतल में उतारना है, इसमें एकदम परफेक्ट है वो। आप अक्सर देखते होंगे कि जो भी नेता बीजेपी को लेकर के काफी खरी खोटी सुनाते हैं, उसका काफी ज्यादा उम्मीद और काफी ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में वो बीजेपी के साथ जरूर आ जाएंगे। इसका बहुत सारा उदाहरण आपके पास है। जैसे अभी आप असम के जो सीएम है उनके बारे में, पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद जो बिहार में अभी सीएम बने सम्राट चौधरी, उनके पिता शक्ति चौधरी ने बीजेपी के बारे में, खास करके नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा था। लेकिन अभी खुद सम्राट चौधरी, जो उनके बेटे हैं शक्ति चौधरी के, वो बिहार के सीएम हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी एक लीडर थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई मिश्रा, वो उन्होंने जो जासूसी वाला कांड है उसको भी उजागर किया था, वो भी आज बीजेपी में है। ऐसे बहुत सारे नेता जो काफी मुखर रहे बीजेपी को लेकर के, काफी कम समय के बाद वो बीजेपी में आ गए। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं, और चाहे तो वो आते ही नहीं है, आने के साथ साथ उस पार्टी के काफी सदस्य को साथ लेके आते हैं। चाहे शिवसेना को देख लो क्या हुआ, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी को देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। फिर चाहे बिहार में देख लो आप, जेडीयू के साथ जो नीतीश कुमार जी राज्यसभा अभी चले गए। खैर, उनका तो कोई और हो सकता है एंगल, कि चलो उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब उनका उम्र हो गया। और बीजेपी के ही काफी लीडर जो पहले के थे, वो भी अब धीरे धीरे जो कोई और पार्टी से अगर कोई सदस्य आता है तो उसका प्रायोरिटी बीजेपी में काफी ऊपर रखा जाता है, उनको काफी ऊपर रखा जाता है। और खास करके अगर आप देखो, सारी पार्टियों पर नजर डालो, तो जो भी ऐसे नेता जो बीजेपी को टारगेट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी में आना उनका तय है। क्योंकि
अभी हो क्या रहा है, आप ऐसा देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि सारी कुंडली बीजेपी के पास है, किसी भी नेता की कुंडली बीजेपी के पास है शुरू से अंत तक। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि सभी साफ सुथरे छवि के आते हैं, शुरू से अंत तक कुछ ना कुछ तो होता ही है। और वो जितनी भी बातें हैं, और सरकार के पास इतनी एजेंसियां होती है कि किसी पे किस तरीके से नकेल कसना है सरकार जानती है उसको, और सारी बातें सरकार के पास होता है। तो कुछ तो वैसे ही मान जाते हैं, कुछ को थोड़ा एक्सपोज करना पड़ता है, कुछ को थोड़ा जांच एजेंसियों के मदद से बोतल में उतारना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि राघव चड्ढा का जाना और एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड टाइप का इश्यूज को रेज करना कि देखो, पॉलिटिक्स में अच्छी अच्छी बातें जो जनता होती है वही करते हैं, नेता जो होते हैं सिर्फ कटाक्ष करते हैं सामने वाली पार्टी पे। तो राघव चड्ढा ने कुछ दिनों से देखोगे तो कटाक्ष करना बंद करके बीजेपी को वो कुछ ऐसा सोफिस्टिकेटेड सा इशू उठाना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो लगा कि पॉलिटिक्स में ये चीजें तो होनी ही चाहिए, सुधार तो होना ही चाहिए। लेकिन ये अचानक से ऐसा होने का मतलब था कि कुछ चीजें हैं जो उनको अपने पार्टी लाइन से हट करके सामने वाले को अपीज करने के लिए, और लोगों को भी कहीं ना कहीं उससे लगे कि हमारी बात उठाई जा रही है वहां पे, इस तरीके का। तो उस तरीके का मुद्दा उन्होंने उठाया। अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल तो यही था कि उनको इस पार्टी में जाना था, अकेले नहीं जाना था। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ फोकस राघव चड्ढा पे था, यहाँ तो 6 और पीछे लाइन में लगे हुए थे, उनको भी जाना था। बस एक कहते हैं ना, एक बस की चाहिए था, ताला खुल जाए, उसके बाद तो सबके सब चले जाएंगे, इस तरीके से। और आम आदमी पार्टी का, अब कोई भी पार्टी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी जब आई थी सत्ता में तो कांग्रेस विहीन की बात कर रही थी। यहाँ तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष विहीन हो जाए, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। जो थोड़े बहुत नेता बच गए हैं वो बच गए, बाकी अगर आप आने वाले टाइम में देखो जिस तरीके से नकेल कसा जा रहा है, आप सोचो कि जो विपक्ष के पाले में है वो सब आ रहे बीजेपी में, और जो बीजेपी में है चले गए एक बारी, और जो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी को छोड़ के वो अगर कहीं जाना भी चाहते हैं तो कहीं नहीं जा सकते हैं, उनका पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट तय है। अगर वो बीजेपी छोड़ के कहीं जाना चाहे बीजेपी के नेता, तो उनका रिटायरमेंट तय है, वो कहीं नहीं जा सकते, उसके बाद वो लॉक हो गए। और दूसरे पार्टी के लिए गेट ओपन है, वो आ सकते हैं, और एक बार आ गए उसके बाद फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सारी कुंडली यहाँ पे सब पता है, सबको सब कुछ पता है। और ये भी ताज्जुब है कि जब किसी पे जांच एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आनन फानन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उस मुद्दे को दबा करके उसको एक तरीके से ढक दिया जाता है, आगे पता भी नहीं चलता है कि वो कुछ हुआ भी था, ऐसा कुछ। तो अभी आप देखो क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट गई। 10 में से 7 बहुत बड़ी बात है। और खास करके अगर आप राजनीति में जो चुनाव जीतने की जो स्ट्रेटजी होती है, उसमें कोई पार्टियां ऐसी नहीं है जो बीजेपी को बीट कर सके, जो बीजेपी को हरा सके। चुनाव की बात तो छोड़ो, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, और उसमें बीजेपी काफी आगे है। और ये रिसेंट डेवलपमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और अभी आप देखोगे धीरे धीरे कांग्रेस का तो आप देख ही रहे हो क्या वजूद है, लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि जो ऑपोजिशन है उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है, कोई इशू नहीं बचा है। जो वो कहना चाहती है सरकार, वो पहले ही ऑलरेडी तैयार करके रखती है, और समय आने के। और खास करके बीजेपी का सबसे बेहतरीन बात क्या है कि टाइमिंग को देख के सारी चीजें करती है। अभी आपको पता होगा कि जो महिला का जो आया था आरक्षण वाला बिल, वो पास नहीं हो पाया। अब इसमें आप देखो विपक्ष भी आ गया है एक सेंटर में, क्यों विपक्ष पास नहीं किया, अब इसको बीजेपी भुना सकती है चुनाव में,
क्योंकि उन्होंने ही रोड़ा अटकाया है। और आपको पता है कि चुनाव में महिलाओं का कितना योगदान होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम के हिसाब से होता है, तो बाकी पार्टी उसमें कुछ खास नहीं कर पाती है। और अगर कुछ खास करने की कोशिश भी करे तो आपको पता ही है, राघव चड्ढा के बारे में आपको केस पता ही है कि क्या होता है, उनको आना फिर इधर ही है। तो राजनीति में अवसरवादिता की बात मैं कर रहा था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा पार्टी ही हाईजेक हो जाता है। पूरा का पूरा पार्टी, या तो उसका दो फाड़ हो जाएगा या फिर वो पूरा का पूरा पार्टी ही हाईजेक हो जाता है। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। अब रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से जो था मैंने आपको बताया कि 7 जो राज्यसभा के सांसद थे वो चले गए बीजेपी में। अब आगे अभी अरविंद केजरीवाल खुद अपना केस लड़ रहे, देखते हैं अभी क्या होता है। धन्यवाद।